आदरणीय हरिवंश जी, श्री कार्तिकेय शर्मा जी, उमेश उपाध्याय जी तथा हमारे बाकी गणमान्य व्यक्तिगण, डॉक्टर दिनेश कुमार जी, इस सभागार में बैठे बहुत सारे प्रोफेसर, टीचर्स, स्टूडेंट्स। ये आज बड़े गर्व की बात है कि आप लोग इस G20 और मीडिया से संबंधित इस सेशन को आप संचालित यहाँ कर रहे हैं। भारत के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि G20 की लीडरशिप में भारत को एक अग्रणीय भूमिका देने का एक अवसर मिला है। इसका भी बहुत बड़ा कारण है पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से प्रगति भारत ने की है। परंतु आज विषय मीडिया का है। मैं मीडिया प्रोफेशनल तो नहीं हूं, लेकिन कुछ अपने अनुभव आपके साथ अवश्य साझा करूंगा। और जब मीडिया की बात आती है तो मेरे मन में एक छोटी सी जो एक बड़ी ह्यूमरस कहानी है, वो मेरे मन में बैठे बैठे उसके बारे में मनन कर रहा था कि एक ब्राह्मण था, कई हमने कहानी में पढ़ा था, और बड़ा गरीब सा ब्राह्मण था। तो किसी राजा ने उसे एक गाय दान कर दी, गाय का बछड़ा दान किया। तो जो उसकी पत्नी थी, तो पत्नी उससे कह रही थी कि आप कल शहर जाके, किसी गांव में रहते थे दूर, आप इसको शहर में जाके इसको बेचें, इससे कुछ पैसा मिलेगा तो उससे हमारा जीवन निर्वाह। तो ये बात वो कर ही रहे थे कि तीन ठग थे, उन्होंने ये पंडित और उसकी पंडितायन को ये बात करते करते सुना, और उन्होंने मन में ठान ली कि हम ये गाय से हथिया लेंगे। और जैसे ही पंडित जी अगले दिन सवेरे चल पड़े अपनी गाय को बेचने के लिए, तो उन्हें जंगल से होते हुए जाना था। तो चलते रहे और इतने में ठग पहला आया और उसने पंडित जी को नमस्ते की और कहा कि पंडित जी कहाँ जा रहे हैं ये गधा लेके। तो पंडित जी थोड़े से हैरान हो गए और गुस्सा भी आया, बोला ये गधा तो नहीं है, नहीं ये तो गाय है। बोला नहीं पंडित जी, ये तो गधा दिख रहा है। तो पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कुछ उसे बोला और वो आगे की ओर चल पड़े। और थोड़ा और आगे गए तो दूसरा ठग मिला, और दूसरे ठग ने भी उससे कहा कि पंडित जी राम राम, ये गधा लेके कहाँ जा रहे हो। तो पंडित जी थोड़ा सा परेशान हो गए कि एक बार पुनः उन्होंने गाय को देखना शुरू किया और कहा कि क्या बात कर रहे हो, ये तो गधा नहीं है, ये तो गाय है। बोला नहीं पंडित जी, चलो ये तो आपकी इच्छा है। और राम राम करके आगे निकल गया। और थोड़ी दूर और आगे गया तो तीसरा ठग मिला, और तीसरे ठग ने नमस्ते तो की नहीं, सीधा बोल दिया पंडित जी ये गधा लेके कहाँ जा रहे हो। और पंडित जी ने उसी क्षण तय कर लिया, भाई साहब एक काम करना, आप जरा आगे जा रहे हैं, इस गधे को कहीं आगे छोड़ देना। मतलब मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर किसी ने कोई नैरेटिव सेट करना है समाज के अंदर, ये तो एक पंडित की कहानी थी, ये तो जैसे मैंने एक एनालॉजी दी है। अगर कोई कहानी सेट करनी है तो ठगों की गैंग जमा हो जाती है, और उसमें बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जो एक ठग के रूप में काम करते हैं और समाज में अच्छे बुद्धिजीवी वर्ग को किस प्रकार से उसके मानस को, उसकी सोच को परिवर्तन करने में सहायक बन जाते हैं। और कभी कभी तो अपने मित्र भी उसमें शामिल होते हैं। हमने तो कभी पढ़ा है कि अगर आप फेल हो जाओ तो आपके मित्र को बड़ा दुख होता है, लेकिन अगर आप फर्स्ट आ जाओ तो आपके मित्र को ज्यादा दुख होता है। और आजकल देखने में मिलता है कि हमारे जो मित्र देश थे उनके साथ भी कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि भारत जिस प्रकार से ग्रो कर रहा है, तो उस ग्रोथ में वो लोग भी किसी न किसी रूप से भारत के प्रति एक नेगेटिव नैरेटिव को सेट करने में अपनी पूरी भूमिका निभाते हैं। और इसका जो एविडेंस है हम पिछले कुछ वर्षों में देख रहे हैं, जिस प्रकार की भूमिका पिछले 7-8 वर्षों में भारत ने निभाई है, और पिछले 20-25 वर्षों में भारत ने जिस प्रकार की ग्रोथ देखी है। मैं कई बार जब कभी हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में IBM में था, दुनिया भर में घूमते थे, तो देखते थे कि किस प्रकार का एक पर्सपेक्टिव, मैं आज से 20-22 साल पहले की पर्सपेक्टिव की बात करता हूँ। मेरा एक मित्र था केंटन स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया से था। तो वो जब भारत आता था तो वो भारत के चित्र लेता था रोड्स की। तो ये बड़ा ह्यूमर है इसमें।
इस छोटी सी इंसिडेंट में। तो उनके माइंड में परसेप्शन ये था कि भारत तो यहाँ रोड्स पे गाय होती है, यहाँ सपेरों का देश है, और उसने एक बार ये प्रेजेंट किया। तो अभी यहाँ यूनिवर्सिटी में आने से पहले तो हमारे एक सीईओ थे हमारे साथ, मैं और दोनों अनमोल में थे। तो जैसे उन्होंने वो गाय की पिक्चर दिखाई रोड के ऊपर, तो बोला दिस इज हाउ इन इंडिया आई फाउंड काउज ऑन द रोड। तो मेरा जो सीईओ था वो उसने बड़े ह्यूमर से उसको हैंडल किया। उसने कहा केंटन दिस इज फॉर योर सेफ्टी। उसने कहा हाउ इज इट फॉर आवर सेफ्टी? उसने कहा सो दैट ऑन द हाईवेज व्हीकल्स डोंट ओवर स्पीड एंड यू आर सेफ ऑन द रोड्स। So people have a perception about India, and those perceptions have been developed by some of the people who have been writing and creating it for the India. While most of us think that the innovations, because I have been in the IBM and many people think the innovations are coming from the Silicon Valley, but most of the people don't know. जब हम travel करते थे, I would find 70 to 80% of the researchers who were actually working in those research labs, they were from the India. They had studied in India. And in last 8-10 years, you will be surprised to hear that दुनिया भर में जहाँ ये रिसर्च लैब्स में इनोवेशंस होती हैं, लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है और हमारे हाथ में वो प्रोडक्ट आता है और हमें लगता है ये तो यूएस में बना हुआ है या यूरोप की किसी कंट्री में बना हुआ है। आप हैरान हो जाएंगे कि भारत में पिछले 10 वर्षों में 1000 से भी ज्यादा रिसर्च सेंटर्स इन मल्टीनेशनल कंपनीज ने खुली है। इसके बारे में ज्यादा चर्चा ही नहीं होती है मार्केट में। और वो रिसर्च लैब्स में कौन काम करते हैं? 9 लाख से भी ज्यादा भारतीय रिसर्चर्स उन लैब्स में काम करते हैं। और किस पे काम करते हैं? लोकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम नहीं करते हैं, दे वर्क ऑन ग्लोबल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और हैरानी की बात एक और चीज बताऊं आपको कि यहाँ से जो पेटेंट फाइल होता है कंपेयर टू द एमएनसी जो सिलिकॉन वैली में है, यूएस में है, जब उसकी फॉरवर्ड साइटेशंस आप देखेंगे तो जो हमारा पेटेंट इंडिया से फाइल होता है उसकी फॉरवर्ड साइटेशंस हायर होती हैं कभी कभी जो पेटेंट वहां फाइल होता है। लेकिन इसके बारे में चर्चा नहीं होती कि किस प्रकार से भारत के अंदर का टैलेंट दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को उठने में, ग्रो करने में हेल्प करता है। मुझे याद है कई वर्ष पहले, भारत आज से 20 साल पहले, अगर आईटी सेक्टर, क्योंकि मैं आईटी सेक्टर में बहुत लंबे समय तक काम करता रहा, we were a very small we had a small contribution in the IT sector। $10 बिलियन या $5 बिलियन की हम इकोनॉमी थे आईटी के अंदर। आज $230 बिलियन की इकोनॉमी। लेकिन उसको तोड़ने के लिए कि भारत ग्रो नहीं कर रहा है आईटी में, हम कभी कभी सुनने में आता था या आपने कभी पढ़ा होगा, ज्यादातर आपको क्या सुनने में आएगा कि यहाँ तो हैकर्स बहुत ज्यादा हैं। और उस नैरेटिव को, यानी आईटी में भारत बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन उल्टा एक नैरेटिव चलाएंगे कि यहाँ हैकर्स बहुत ज्यादा हैं, यहाँ डेटा सिक्योरिटी की वायलेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, बैंकिंग कंपनीज को यहाँ आने नहीं देंगे, उनको डाइवर्ट कर देंगे किसी और कंट्री की ओर जाने के लिए। तो इस प्रकार का भी एक माहौल जो है, वो जो लेखक हैं, जो मीडिया है, बहुत सारे मीडिया हाउसेस इस प्रकार का भी एक नैरेटिव भारत के लिए क्रिएट करने में बहुत हद तक सफल होने में वो आगे रहते थे। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि जब हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बिल्स आई थी तो पूरी दुनिया में इसके प्रति जिस प्रकार का एक नैरेटिव सेट किया गया कि भारत तो बहुत ही रूथलेस है और बहुत ही गलत तरीके की फार्म बिल्स ला रहा है, एक्सप्लॉइट करना चाहता है। मैं उसकी डिबेट में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने देखा होगा उस समय पे ट्विटर पे बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे ग्रेटा थनबर्ग है, आई थिंक यही उसका नाम था, किस प्रकार से उन्होंने एक फार्म बिल्स के अगेंस्ट एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की ट्विटर के ऊपर। लेकिन जब मैं बहुत सारे लोगों से बात करता था इसी फार्म लॉज के ऊपर, तो उनका कहना था कि पंजाब के अंदर 5000 से 6000 रुपए करोड़ का जो एक बिजनेस मॉडल है और जो उसका अंदर एक माफिया काम करता है, वो इसकी परचेजिंग में, कुछ लोग कनाडा में बैठे हैं, कुछ यूरोप में बैठे हैं, कुछ देशों में बैठे हैं, जो ये माफिया पंजाब के अंदर हैं। और ये फार्म बिल्स के आने से उनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है, और वो रिस्क है कि वो जो माफिया है बिजनेस मॉडल का, वो माफिया टूट सकता है। लेकिन उस चीज को मीडिया ने बहुत बार हाईलाइट करने की कोशिश नहीं की और बहुत ही डिफरेंट तरीके का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, जब धारा 370 हटी, जब 35A हटा, तो एक अलग ही प्रकार का एक मीडिया उसके प्रति लिखने लगा, उसके प्रति
दुनिया भर में जिस प्रकार से बहुत सारे हाउसेज का नाम नहीं लूंगा, किस प्रकार के नैरेटिव सेट किए कि भारत दमनकारी तरीकों से जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ एक्शंस ले रहा है। तो मेरा जो आज यहाँ बैठे हैं हमारे मीडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस मीडिया से संबंधित लोग हैं, देखिए भारत एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे ऊपर तो चल ही पड़ा है और इस समय दुनिया की दूसरी तीसरी इकोनॉमी तक पहुंचने में भारत को अब मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। वी आर 5 to 7 ट्रिलियन इकोनॉमी और हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि 2047 के भारत का मतलब है वी शुड बी ए डेवलप्ड नेशन। तो हम मैनेजमेंट में एक टर्म यूज करते हैं एप्रिशिएटिव इंक्वायरी। एप्रिशिएटिव इंक्वायरी का मतलब है कि जब आपको किसी को डेवलप करना है उसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीजें मौजूद होती हैं। अगर आप उसको डेवलप करना चाहते हो तो आपके पास एक मेथड है कि आप एप्रिशिएटिव इंक्वायरी को यूज करो, यानी आप उसके सकारात्मक यानी उसकी पॉजिटिविटीज जो हैं उसके ऊपर फोकस करो, जो उसकी नेगेटिविटीज हैं वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएंगी और उसमें पॉजिटिविटी, उसमें स्ट्रेंथ्स बहुत ज्यादा डेवलप होंगी। तो मीडिया में जो हमारे लोग हैं जो आज लिखते हैं, जो अपनी इस शक्ति को बिल्ड करेंगे, ये स्किल को बिल्ड करेंगे, मुझे लगता है उन्हें भी एक विजन के रूप में 2047 के भारत की कल्पना करनी चाहिए और भारत एक डेवलप्ड नेशन कैसे बन सकता है, सकारात्मक रूप से भारत की उस विजन को देखे और उसके लिए लिखे। उसमें छोटी मोटी कमियां कहीं ना कहीं रह भी सकती हैं। मैं एक प्रोग्राम में था फिलीपींस में 5-6 साल पहले। मैं आपको एक बड़ी छोटा सा उदाहरण दूंगा। मेरे साथ एक जापानीज था और हम लोग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में इकट्ठे थे और हम लोग बहुत सारी चीजें बना रहे थे, जैसे पोस्टर्स बना रहे थे या हमें फ्लिप चार्ट पे कुछ लिखना था और हम लोग अपना अपना सामान लेके आए थे, पेन, पेंसिल, रबड़। ये व्यक्ति मेरे साथ बैठा था और हम लोग पेंसिल से कुछ लिख रहे थे। इसका पेंसिल घड़ी घड़ी टूट रहा था और मैंने 2-3 बार उसे अपना पेंसिल ऑफर किया। मैंने कहा व्हाई डोंट यू यूज दिस पेंसिल? So he refused, or I didn't want to interfere too much because he was a Japanese national. तो शाम को जब हम अपना इकट्ठा मिले, मैंने उससे पूछा, in the morning I was trying to give you pencil, your pencil was breaking couple of times. You know what he said? It was very important for me to understand उसका mind कहाँ से आ रहा है। उसने कहा, listen Raj, this pencil is made in Japan. I know its quality is poor, but if I don't support it right now, how will this company grow in Japan? आप देखिए देश प्रेम की भावना कैसे थी और इस प्रकार से वो अपने देश को कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो जो पत्रकार आज हमारे यहाँ बैठे हैं, जो आगे पत्रकार बनेंगे भी, भारत की जो 2047 की कल्पना है उसमें आपकी एक बड़ी अहम भूमिका है, क्योंकि जैसे अभी बताया गया कि सिक्योरिटाइजेशन का एक मुद्दा है। जो पहले मिलिट्री टू मिलिट्री एक सिक्योरिटी की थ्रेट होती थी, आज मिलिट्री टू मिलिट्री सिक्योरिटी की थ्रेट है ही नहीं। आज वर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, आप क्या लिखते हैं और टेक्नोलॉजी से कैसे शिफ्ट करते हैं, वो देश की सिक्योरिटी को टेस्ट करती है। वहां देश की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा खतरे में है। तो वहां पे जो हमारे युवक हैं आज, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो अपने इंटेंट को समझें, 2047 के भारत के लिए एक विजन रखें और जो पॉजिटिविटी इस देश में भारत को आगे लेके जा सकती है उसके ऊपर जरूर लिखें, उसको ध्यान में रखते हुए आप जरूर लिखें। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के जो मॉडल्स हैं, जो आज इस प्रकार के सेशन या प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ये आने वाले दिनों में हमारे युवाओं को एक नए दृष्टिकोण के साथ इक्विप कर सकते हैं और वो सही चीजों को एक सही मायने में, क्योंकि जब आप लिखते हैं आपके हाथ में बड़े अच्छा टैलेंट है कि आप अच्छे वर्ड्स को ठीक तरीके से उनको किस प्रकार से अरेंज करना और उसका इम्पैक्ट क्या निकालना, लेकिन उन वर्ड्स के पीछे के इंटेंट से अगर आप उस इंटेंट को समझें कि मैं किस इंटेंट से इन वर्ड्स को एक्सप्रेस करूंगा, अगर वो इंटेंट आपके देश की जिसको हम बोलते हैं नेशनलिस्टिक पैट्रियोटिज्म से, अगर वो इंटेंट जुड़ा हुआ होगा तो आपके हाथ से निकला हुआ हर शब्द हर व्यक्ति को देश में इंस्पायर करेगा और देश का जो एक नैरेटिव दुनिया में सेट हो रहा है और होने जा रहा है उसमें आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रह सकती है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर आपका।